रिस्क लेना की क्षमता बढ़ाइए, तब जाके आप आगे बढ़ पाएंगे, दुनिया में टॉप 500 कंपनियों में शामिल हो पाएंगे। रजनी सिन्हा मैम, कई सारे फैक्टर निकल कर सामने आए हैं, आप क्या ऐड करेंगे इसमें? लक्ष्मण जी, मैं कहूँगी कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो टारगेट की बात की, वो एम्बिशियस है, लेकिन यही एक सही समय है इंडिया के लिए एक एम्बिशियस टारगेट रखने का। क्योंकि अगर आप देखें तो हम बहुत चैलेंजेस बहुत है जो हमने अभी डिस्कस किया, बट हम एक बहुत स्वीट स्पॉट में भी हैं। अगर आप देखें तो पूरे दुनिया में इतना सारा प्रॉब्लम्स चल रहा है, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, अनसर्टेनिटी, लेकिन इसके बावजूद इंडिया अच्छा ग्रोथ रिकॉर्ड कर रहा है, 7% प्लस ग्रोथ अभी आ रहा है। इन्फ्लेशन, हर जगह इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स है, लेकिन इंडिया में इन्फ्लेशन अभी तक कंट्रोल में है। अब थोड़ा बढ़ने वाला है, लेकिन बढ़ने के बाद भी वो ज्यादा नहीं बढ़ेगा, अराउंड 5% और सो एक्सपेक्टेशन है। इतना टैरिफ कंसर्न्स था, उसके बाद भी वेस्ट एशिया क्राइसिस, उसके बाद भी हमारा गुड्स एक्सपोर्ट्स काफी अच्छा रहा है। फर्स्ट क्वार्टर में हम अराउंड 16% ग्रोथ रिकॉर्ड किए हैं। तो पूरी दुनिया में एजिंग हो रहा है, लेकिन हमारा यंग पॉपुलेशन है, वर्किंग एज पॉपुलेशन का शेयर बहुत अच्छा है। तो मैं कहूंगी यही एक समय है जब हमें एम्बिशियस टारगेट रखना चाहिए। ये एक विंडो है व्हेन वी हैव टू ट्राई द बेस्ट एंड अचीव। बिकॉज अगर आप देखें काफी कुछ अचीव भी हुआ है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, लास्ट फ्यू इयर्स में इंडिया ने काफी कुछ अचीव किया है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने काफी कुछ अचीव किया है। सो आई वुड से कि प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये सही समय है कि हम ये प्रॉब्लम्स का कि आगे देखें और देखें कि कैसे हम एक इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए आई थिंक अभी हमने डिस्कस किया क्या क्या करना चाहिए। मैं 2-3 बड़े इश्यू रेज़ करूँगी। एक तो जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पूरा डिस्कशन चल रहा है देश में एम्प्लॉयमेंट का। मैंने कहा इंडिया में ये डेमोग्राफिक एडवांटेज है, बट ये विंडो भी एक फिक्स पीरियड के लिए है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जल्द ही जॉब्स क्रिएट करें, जो हमारे यंग पॉपुलेशन है, उनको हम एडिक्वेटली स्किल करें, इक्विप करें, सो दैट वो प्रोडक्टिवली एम्प्लॉय हो। सेकंड आई वुड से एग्रीकल्चर सेक्टर, उसमें ह्यूज अनटैप्ड पोटेंशियल है। मोर देन 40% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स वो एग्री सेक्टर में है। जब तक वहां ग्रोथ, वहां डेवलपमेंट नहीं होगा, वहां आर-एन-डी नहीं होगा, वहां प्रोडक्टिविटी नहीं इंप्रूव होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ रिकॉर्ड करना डिफिकल्ट होगा। थर्ड बिग थिंग आई वुड से इज कि एफडीआई, ग्रॉस एफडीआई अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन और भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की जरूरत है। बिकॉज जब इन्वेस्टमेंट होगा, बाहर से कैपिटल फ्लोज आएगा, तो उससे ऑटोमेटिकली जॉब्स क्रिएट होगा, कंजम्पशन ग्रोथ होगा। तो अगर हम अपना रेगुलेशंस थोड़ा और उस पे वर्क करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हम बात कर रहे थे वो इंप्रूव करें, लैंड लेबर रिफॉर्म्स और करें, सो दैट एफडीआई इन्वेस्टमेंट और इंप्रूव हो। तो इन सब फैक्टर्स को लेके अगर हम वर्क करें तो आई थिंक ये टारगेट अचीवेबल है। ये टारगेट अचीवेबल है और कई सारे फ्रंट पे काम करने की ज़रूरत है। जो मैं देख रहा था कि सरकार के भीतर जो चर्चा हो रही थी, तो जो अभी की स्थिति है और 2047 तक का जो उन्होंने एक प्रोजेक्शन रखा था कि जीडीपी जो है वो करीब 40 ट्रिलियन तक चला जाए, मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन 10 ट्रिलियन तक चला जाए, और सर्विस जो है वो जीडीपी 25 तक जाए, और एक्सपोर्ट 10 ट्रिलियन तक चला जाए। तो ये सब एक टारगेट है, एक तरह से कहें कि एक लक्ष्य रखा है जिस तरफ हमें आगे बढ़ना होगा। अब दो हिस्से में इस चीज़ को बांट लेता हूं। जो अभी अनिल पद्मनाभन साहब ने बड़ा अच्छा कैनेडी के बुक का एग्जाम्पल दिया, मैं सही हूँ? पद्मनाभन साहब, कैनेडी के बुक का एग्जाम्पल दिया था आपने, कोट किया था आपने। हाँ, बिल्कुल कि बिल्कुल। हाँ, आप देश आपके लिए क्या कर रहा है उसको छोड़ दीजिए, आप बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। तो मैं दोनों पहलू पे जाऊंगा। देश का मतलब यहाँ सरकार से मान लेते हैं, डीके जोशी साहब, गवर्नमेंट के फ्रंट पे बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, कई सारे रूल्स रेगुलेशन को ईज किए जा रहे हैं, कई सारे पॉलिसी डिसीजन किए जा रहे हैं। ये सारे सही डायरेक्शन पे हैं और कुछ करने की ज़रूरत है? पब्लिक कॉर्पोरेट को क्या करना चाहिए इस पे मैं आगे दूसरे हिस्से में आऊंगा मैं। देखिए, आपने सही कहा कि हमारा गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट पे फोकस किया है, वो आवश्यक है, पर अभी भी हम लॉजिस्टिक्स में अपने कॉम्पिटिटर से कहीं पीछे हैं। तो इसमें तो जो एक्सेलरेटर है उसको प्रेस रखना पड़ेगा गवर्नमेंट को।
और इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अभी जो मॉडल फॉलो हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट बनता है, उसके बाद उसको मोनेटाइज करके प्राइवेट सेक्टर को देते हैं, फिर जो कैश फ्लो आता है उससे फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो ये एक अच्छा मॉडल है, पर प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो दूसरी बात यह है कि जो ये भी बात ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जिस एनवायरनमेंट में ये सब टारगेट्स बनाए जा रहे हैं वो थोड़ा सा इंटरनेशनली अभी जियोपॉलिटिकली बहुत चैलेंजिंग है। इसमें हमें ये बाकी हम रिफॉर्म्स वगैरह करें, ये आवश्यक है, उसके साथ साथ हमें ये भी आवश्यक है कि एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दें। ये जो वेस्ट एशिया क्राइसिस ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि जिन कंट्रीज के पास रिजर्व्स था उनके पास ज्यादा क्षमता थी इसको फाइट करने की। इंडिया ने भी बहुत अच्छी तरह मैनेज किया है इसको, पर हमारे अभी भी पेट्रोलियम के रिजर्व्स जो है वो काफी कम है अपने और कंट्रीज के मुकाबले में। ये महंगे भी होते हैं बहुत बनाने, पर हमें अब इसकी तरफ, रेजिलियंस की तरफ भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए ये बहुत आवश्यक है। एनर्जी सिक्योरिटी के और डायमेंशन भी कई हैं। आप रिन्यूएबल्स में भी फोकस रखिए, साथ में कोयला भी आपको बर्न करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक स्टेबल ग्रिड चाहिए। इवैक्यूएशन कैपेसिटी की भी आवश्यकता है। अभी फिलहाल हमने देखा था कि जो सोलर प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने पावर को इवैक्यूएट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उसको उन्होंने बंद करना पड़ा थोड़े टाइम के लिए कुछ सोलर प्रोड्यूसर्स को। तो ये एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा आगे चलते हुए रहेगा, क्योंकि इस एनवायरनमेंट में चोक पॉइंट्स जितने कम हो उतना अच्छा है। दूसरा ये है कि क्लाइमेट के रिस्क भी उभर के आ रहे हैं। इस साल भी फिलहाल एक एल नीनो की बात अभी चल रही है, तो उसका जो इंडिया वल्नरेबल बहुत है इन सब क्लाइमेट रिस्क को, तो इसलिए उसको भी मैनेज करने के लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए भी वो आवश्यक हो जाता है, क्योंकि एक बड़ा रिस्क होके ऊपर आ सकता है। तो ये इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए अब आपने बड़ा डीके जोशी सर, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट कहा कि ये भी देखना है आपको किस समय में आप ये टारगेट रख रहे हैं। ऐसे समय में टारगेट रख रहे हैं जो पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मचा हुआ है। ऐसे समय आप टारगेट रख रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक तरीके से कहें यूएस जैसे कंट्री में प्रोटेक्शनिज्म जैसी चीज़ें वहाँ पर चल पड़ी हैं। पहले अपने घर को सुधारना है, बाहर से इम्पोर्ट को डिस्करेज करना है। तो ऐसे में इस तरह का टारगेट रखना कितना अचीवेबल है, खासतौर से तब जब एक्सपोर्ट के बिना हम अपने जीडीपी को उस लेवल तक ले नहीं जा सकते हैं। शरद कुमार सराफ साहब, आप एक्सपोर्ट पे काफी ज्यादा आपका फोकस भी रहता है। सर मैंने तो पहले ही बता दिया कि बिना एक्सपोर्ट किए बिना हमारी कंपनियां की वर्ल्ड क्लास की ग्रोथ नहीं हो सकती। खाली डोमेस्टिक एक्सपोर्ट आप कैसे बढ़ाएंगे? आप यूएस जैसा मार्केट कह रहा है कि भाई हम तो अपना बाजार, हम तो अपना माल खुद बनाएंगे, हम ज्यादा इंपोर्ट निर्भर नहीं रहेंगे। ऐसे दूसरी कंट्री भी धीरे धीरे करके कहने के लिए वो कुछ भी कहे, लेकिन लक्ष्मण जी कहने के लिए वो कुछ भी कहे, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो देखना पड़ेगा ना, कि उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उनके जो लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट वगैरह लगा के जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारे से कई गुना ज़्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, हमें भी ये देखना पड़ेगा कि भाई जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमिकल होती है, कॉम्पिटिटिव होती है, सस्ती होती है, वहाँ पर हम जा सकते हैं। अल्टीमेटली तो मैं प्रोडक्शन कहीं भी करूँ, वियतनाम में करूँ या थाईलैंड में करूँ, कहीं भी करूँ, अल्टीमेटली तो उसका इफेक्ट इंडिया में ही हमारी बैलेंस शीट पे ही आएगा, क्योंकि कंसोलिडेट होके यहीं से जाएगा वो। तो हमें हमारे उद्योगपतियों को ये चाहिए कि भाई कहीं भी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग करो, कहीं भी दुनिया में बेचो, वी हैव टू ग्लोबलाइज। हमारा जो व्यू है वो ग्लोबलाइज व्यू रखना पड़ेगा। उसके लिए एक बहुत आवश्यक चीज़ है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, R&D। हमारे यहाँ कंपनियों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कोई बजट ही नहीं होता है, तो कम से कम 3 से 5% हर कंपनी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा करना चाहिए, बजट रखना चाहिए। हम लोगों को जो हमारी IITs हैं, 23 IIT हैं और बड़े बड़े रिसर्च की संस्थानें हैं, उनका उपयोग करना चाहिए, वहाँ पर अपने को डेवलपमेंट करवाना चाहिए, उनके साथ मिल के काम करना चाहिए। तो हमारा भी कंपनी का भी डेवलपमेंट होगा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी डेवलपमेंट होगा। तो ये करने से हम लोग वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बना पाएंगे और उसको इकोनॉमिकली बना के, कॉम्पिटिटिव बनाकर
उसको वर्ल्ड मार्केट पे ले जा पाएंगे। ये करना बहुत ज़रूरी है। दो चीजें मैं आपसे पूछ लूं, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। जो अभी कुछ देर पहले अनिल पद्मनाभन साहब कह रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर बहुत रिस्क लेने के मूड में होता नहीं है, उनको घरेलू बाजार दिख रहा होता है या फिर ट्रेडिंग में ज़्यादा मुनाफा दिख रहा होता है, तो बहुत रिस्क लेते नहीं, आगे बढ़ चढ़ के बैटिंग करते नहीं है। इसको कैसे खत्म किया जाए? नहीं, वो मेरा व्यू थोड़ा सा अलग है इससे। हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो रिस्क कम लेना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो रिस्क लेते भी हैं। और हमारे जो उद्योगपति हैं वो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, अनकैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते कि भाई कुछ भी बना दिया कोई भी भाव पे बिक जाएगा, ऐसे नहीं लेते हैं। वो फूंक फूंक के धीरे धीरे करके काम करते हैं। तो इसको मैं उसको कैलकुलेटेड रिस्क बोलूँगा। तो वो हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग नहीं लेते हैं। रही बात ये एक्सपोर्ट की और वर्सेस डोमेस्टिक मार्केट की, तो एक्सपोर्ट मार्केट में डेफिनेटली प्राइस भी बहुत अच्छे मिलते हैं। हमारी कंपनी का तो करीब करीब 90% एक्सपोर्ट है और करीब करीब 2,500-3 हज़ार करोड़ रुपया का हम एक्सपोर्ट करते हैं साल में। तो मेरा अनुभव तो यही है कि एक्सपोर्ट में जो प्राइस है वो कोई कम नहीं मिलते हैं। एक्सपोर्ट में क्वालिटी की बहुत बड़ी एप्रिसिएशन है, लॉयल्टी है, ब्रांड लॉयल्टी है, काफ़ी सारे एडवांटेजेस है। तो और पैसे की भी सेफ्टी है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। पर हमारे लोगों को बाहर जाकर ये बात ज़रूर आप कह सकते हैं कि आप यहाँ बैठकर आराम से यहाँ का यहीं माल बेच लो। वो टाइम उससे फिर ग्रोथ नहीं हो सकती। ग्रोथ करना हो तो आपको दुनिया भर घूमना पड़ेगा, ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और बायर्स को कांटेक्ट करते रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा।